बात को आगे बढ़ाएं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ओएमसी, ठीक है ना। ये समझना इसके कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में काम आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दें। देखो बेटा सुनो, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, और मेटेलिक का मतलब तो समझ रहे हो, मेटल। तो देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना। क्या हो, मेटल और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड। जान तो कोवलेंट बॉन्ड तो सिग्मा या पाई बॉन्ड है ना। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग के डेफिनेशन में सिर्फ मेटल था, लेकिन अब मेटलॉइड को भी इंक्लूड कर लिया गया है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल या मेटलॉइड कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। अब देखो इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करें। इसलिए बेटा सुनो, ये है CH3CBr, इधर कार्बन है और इधर कौन है, मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम मेटल है, तो देखो कार्बन और मेटल के बीच कोवलेंट बॉन्ड आ गया, इसलिए ये क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका नाम होता है बेटा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक में खूब काम आएगा आपके। तो क्वेश्चन आता है कि Gr is a covalent sorry, Gr is OMC why, क्या बोलोगे, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के कारण, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ये दिया, क्या ये OMC है, क्या ये OMC है। देखो ये मेटल है और ये कार्बन है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने लिया देखो डाइमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, क्या ये OMC है ना। कार्बन है और ये क्या है, मेटल है। तो समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, अगर अपन इनको बोलते हैं सिग्मा OMC, सिग्मा इसलिए बोला कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, जैसे देखो ये सिलिकॉन है, इसके साथ 4 CH3 जोड़ दो, तो बोलो ये OMC है क्या। है बेटा, ये OMC है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड की तरह कंसिडर होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन मेटलॉइड की तरह कंसिडर होता है, तो ये OMC है। फिर देखो SN, ये OMC है बेटा, तीन मेटल और ये कार्बन। अच्छा ये बताओ, ये OMC है, OMC है ना बेटा। ये आपको मैंने लास्ट में पढ़ाए थे, ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाई थी आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, याद कीजिए। ये ब्रिज बॉन्ड पढ़ाया था, याद है। ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, थ्री सेंटर्ड, सारांश 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। देखो बीच में ध्यान रखो, जब भी H या CH3 आ जाए
तो ये 3C2E बॉन्ड होता है, और जब बीच में कोई हेलोजन आ जाए तो 3C4E बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये पढ़ाया वेलोसिटी के नोट्स चेक करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा एक बार बताओ, बोलो, ये मैंने लिखा टेट्राइथाइलेड, क्या ये OMC है? टेट्राइथाइलेड हो गया ना, है ना। PB के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 4 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा। ये टेट्राइथाइलेड है ना, ये एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एंटी नॉकिंग। तो जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मेटेलिक साउंड आती है ना, उसको रिड्यूस करने में ये काम आता है। तो बेटा पहले बताओ, सिग्मा OMC का मतलब समझ में आया? सिग्मा OMC उसको बोलेंगे जिसमें मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हो। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन पाई OMC। आपको मैंने एक पढ़ाया था बेटा, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पढ़ाया था सामने, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद करो, ये पढ़ाया था मैंने, याद है क्या? सैंडविच कंपाउंड, याद करो, क्रोमोसीन। तो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता था पहले, याद करो। बेंजीन ने क्या किया था? अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल को दिया था, ठीक है, और वापस मेटल से लिया भी था, याद है क्या? एक ये बनाया था मैंने, ये बनाया था, क्या नाम है इसका? पेरोसिन, वेरी गुड। अच्छा एक ये बनाया था, ये बताओ ये क्या है? सी सोल्ट, याद है? पढ़ाया था, ये सारे पढ़ा चुका हूँ बेटा, बहुत पहले इनकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन की हुई है, सारा बताया हुआ है ना? समझ में आ गया? बोलो। नेक्स्ट है सिग्मा पाई OMC। क्या है? सिग्मा पाई OMC। इसमें क्या होगा? देखो दोनों के बीच सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होंगे, तो ये ऐसा तभी होगा कि लिगेंड सिग्मा डोनर हो और पाई एक्सेप्टर हो। क्या बोला मैंने, ध्यान सुना? सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। हमने क्या किया था, जैसे देखो सुनो, ये Fe है, ये कार्बोनिल है, तो अपना लोन पेयर देके इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया था, याद है, और वापस इसके एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड बनाया था। ये मैंने पढ़ाया आपको, नॉन क्लासिकल लिगेंड पढ़ाए हैं, देखना आप नोट्स के अंदर मिल जाएगा शुरू में, ये पढ़ा रखे। पता है क्या? अरे पढ़ाए थे। चलो तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? अब देखिए एक बात बताओ, क्या ये OMC है क्या? क्या ये कंपाउंड OMC है? ये कंपाउंड OMC नहीं है। देखो बेटा सुनो, क्यों पंगा क्या है इसमें? देखिए Ca+2 और ये होता है C2-2,
आयनिक बॉन्ड है ना, ये मेटल कार्बाइड है, लास्ट में पढ़ाया था मैंने आपको पी ब्लॉक के अंदर। ये भी देखो 4Al+3 3C-। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड है और हमें चाहिए क्या, अरे क्या चाहिए, कोवलेंट, है ना। तो आयनिक है तो पार पड़ी नहीं, ठीक है। अब बताओ ये ओएमसी है क्या, ये भी नहीं है। अब क्यों को लग सकता है ये लग रहा हो, बट आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, है ना, मेटल का दूर दूर तक कार्बन से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, है ना, हाँ वही आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं आप उसको। आ गया समझ में, बोलो। चलो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन लास्ट टॉपिक में आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इसमें देखो अपन क्या करते हैं, देखो यूज ऑफ अमोनिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन। अमोनिया का किस किस में कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए जैसे मेरे पास ये AgCl, मैंने अमोनिया लिया, या मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, एक ही बात। NH4OH होता है क्या है, NH3+ वाटर, एक ही बात है, ठीक है। अब बताओ Ag पे चार्ज क्या है, +1। तो ये +1 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। टू दिखाया था मैंने, वेरी गुड। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये बनते ही ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये नीट में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये AgCl भी करता है, AgBr भी करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट AgI अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। रीजन देखो, अमोनिया एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर की तरह पोलर है ना, और पोलर में वो डिसॉल्व अच्छे से होते हैं जो आयनिक नेचर ज्यादा रखते हो। बेटा AgI में बहुत ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आ गई, I- का साइज बहुत बड़ा है, तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इस कारण ये डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, AgCl AgBr AgI, ठीक है। ये पूछते हैं, और AgM लिखना हो वो इससे पहले आ जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या, बोलो। चलिए फिर देखो, फिर बात अगर अपन करें तो मेरे पास है कॉपर सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, है ना। ये लाइट ब्लू कलर का होता है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही इसके साथ अमोनिया की रिएक्ट करवाते हैं तो होता है क्या बेटा,
कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है। आप बताओ कॉपर पे चार्ज क्या है, +2 ना, तो +2 वालों की जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 हो जाएगी। याद करो बताया था, तो ये क्या बन गया था, टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये याद है कि कॉमन नेम बताया था, क्या कॉमन नेम बताया था, क्या बताया था, स्विट्जर रिएजेंट, याद है क्या, स्विट्जर, स्विट्जरलैंड वाला स्विट्जर, है ना। तो ये क्या होता है कि जो कपड़े बनाने में जो फाइबर काम आते हैं ना, तो उसमें से सेलुलोज को डिसॉल्व कर देता है ये, ताकि उनकी जो अपन क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। अच्छा, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकती है क्या, क्या ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकती है क्या, नहीं होगी बेटा। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनियम आयन लिगेंड का काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो बेटा देखो ये लाइट ब्लू कलर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ में आ गई। बोलो, किसी को डाउट है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखो बेटा, चलो एक और चीज समझाता हूं, समझना बेटा। देखो कॉपर सल्फेट को जब अपन है ना 4Ki के साथ ये करवाते हैं ना, तो होता क्या बेटा, ये मिलता है। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम आ चुकी है, जेई नीट सब में, तो एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बट एक बात सुनो, जब भी हेलाइड आयन आ जाए, हेलाइड आयन हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हेलाइड आयन क्या दिखाएंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब समझना ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो बेटा सुनो, हमारे पास 4 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, 4 में से मैं 4i माइनस ले लो, ले लिया, इसमें से मैंने क्या किए 2i माइनस को मैंने इसमें से ले लिया और ये इसमें से कन्वर्ट हुआ देगा। ठीक, वहां बता हुआ क्या, ध्यान दीजिए, 4i में से 2i माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज करके i2 बना दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो कोई गेन करेगा, अब गेन देखो कौन करेगा बेटा, हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है ना, तो इस कॉपर सल्फेट में 2Cu+2 है, तो ये जो 2Cu+2 है ना, मैंने इनका से लिख दिया, ठीक है। और बचे हुए जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों को एक एक मिल गई, ये किस मिनट हो गए 2Cu+1 कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा, ये जो 2Cu+1 बने ना, बचे हुए 2i माइनस के साथ मिलकर बना दिया 2Ca, है ना। बचे हुए 2Cu+1 जो है वो बचे हुए 2i माइनस के साथ लेकर क्या बना दिया Cui। अब देखो क्या बच गया, 2 सल्फेट और 4 पोटेशियम, 2 सल्फेट और 4 पोटेशियम, क्या बन जाएगा K2SO। ठीक है ना, क्या ये समझ में आया, वापिस सुन लो। I माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अगर अपन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखें हैलाइड आयन की, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो I माइनस Cl माइनस और F माइनस ये होती है।
तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? I माइनस। तो बेटा एक बात देखना कि जनरली I माइनस आइन मेटल को उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में टिकने ही नहीं देता, वो उसको लोअर स्टेट में ले आता है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ये समझ में आ गया क्या? बोलो। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। अब देखो बेटा सुनो, अब एक मैं चीज और समझा रहा हूं, उसको समझना। आप अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बुकलेट सेंड की थी उसमें क्वेश्चन मिला होगा आपको। देखो सुनो, अगर मैं इसी कॉपर सल्फेट को KCl से ट्रीट करूं, आई की जगह मैंने देखो Cn लगा दिया, बस इस आई की जगह Cn आता जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2CuCN, I2 की जगह आ जाएगा Cn की होल ट्वाइस और ये आ गया K2। ठीक है, देखो सेम ही रिएक्शन है, यानी जो काम I माइनस कर रहा है ना, वो का वो काम देखो साइनाइड भी कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है ना। हम्म, कर रहा है। अब देखो, अगर आपने इफ KCl is taken in excess तो होगा क्या, ये जो CuCN बना हुआ है ये क्या करता है बेटा, ये लेटर ऑन फिर KCl से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है। याद करो मैंने आपको बताया था कि कॉपर +1 की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है लो कंसंट्रेशन पे तो 2 होती है और हाई कंसंट्रेशन में 4 तक चली जाती है। नोट्स में ऐसा लिखा है मैंने, आपको चेक करना। कॉपर +1 4 तक चला जाता है, याद है क्या? बोलो। अब मुझे क्या होता बेटा, CuCN यहाँ पर 2 बने थे, हमने एक ही काम लिया, तो दोनों को यूज लेने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब बताओ, देखो क्या होगी फाइनल इक्वेशन, 2CuSO4 प्लस ये हो गया 6 और ये 4 10KCl, फिर आ गया 2K3CuCN4, ठीक है, और ये आ गया CN2 और K2। बेटा ये ऐसी रिएक्शन है जो जेई में भी रिपीट हो रही है। जनरली जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ी वाली रिएक्शन है। जेई में मतलब सोचिए कि ये रिपीट हो रही है। अब एक बात सुनो, देखो साइनाइड की 2 प्रॉपर्टी समझ में आई हमें, कौन कौन सी? एक तो रिड्यूस कर रहा है, ये है ना, +2 में था और +1 में आ गया, ये चेक करो। तो एक तो है रिड्यूसिंग एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्सिंग। ऐसा क्वेश्चन आपने मेरे हिसाब से देखा होगा, जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे उसमें क्वेश्चन था ये, है ना, शायद 16 या 17 नंबर का क्वेश्चन है कि साइनाइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसमें A B C ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो रिड्यूसिंग एंड कॉम्प्लेक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड की याद रह जाएगी क्या? साइनाइड की याद रह जाएगी क्या? देखो आप याद इसको ऐसा रख लो, साइनाइड की RCC रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिंग, और ये खुद C से स्टार्ट हो रहा है तो याद रह भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? ये भैया रिएक्शन हल्के में मत लेना, याद कर लेना।
एग्जाम में कंफर्म आती है। चलें आगे, चलो और भी। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं बात करता हूं यूज ऑफ के फॉर एफिशिएंसीज। इसका नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओरे 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 ओरे, ये क्वेश्चन के लिए कौन बोल रहा है? ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से आयन के काम आएगा। एक तो काम आता है कॉपर +2 Fe+3, और एक काम आता है आपका Zn+2। इन 3 आयन के डिटेक्शन में काम आएगा ये। ठीक है, कैसे आता है समझते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये कॉपर सल्फेट है, मैंने ले लिया K4Fe, इसको समझ लेना। देखो इसका ये वाला पार्ट प्लस है, इसको ऐसे लिख लो, चलो Cu+2 SO4-, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4K+ और FeCl6-। देखो ये तो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, बैलेंस कर लेना है, कंबाइंड हो गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। इधर +2 और इधर -4, तो क्या बन जाएगा? +2 -4 सिंपल आ जाएगा 1 2, ये बन गया Cu2FeCl6, Cu2FeCl6। तो अर्चिता बिनानी, इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, याद आ जाएगा। इसका कलर कौन सा है? चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन लेते हैं Fe+3। ठीक है, Fe+3 और ये है फेरोसाइनाइड, ये मिलता है देखो Fe4FeCl6 की होल प्लस। ये क्या है? हाँ ये कल आया था, ये है बेटा प्रेशियन ब्लू। और इसको देखो, ये Fe+3 है और ये Fe+2 वाला है। तो +3 वाले को बोलते हैं फेरी और 2 वाले को बोलते हैं फेरो। तो ये है फेरी फेरोसाइनाइड। क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड। अच्छा एक बात सुनो, कई बार इसका फॉर्मूला है ना थोड़ा अलग लिखा मिल सकता है, वो समझ लो। बताओ इसमें चार्ज कितना है फेरोसाइनाइड आयन पर? -4 है ना। -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +4 चाहिए। तो एक तो मैंने Fe3 ले लिया और एक मैंने यहाँ पर K पोटेशियम ले लिया। तो ओवरऑल देखो ये +4 और ये -4, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया क्या? हो गया भाई। हो गया। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, आगे बात सुने। अब देखो बेटा, एक इस Fe+3 का ना और टेस्ट है। देखो Fe+3 को, ये थायोसाइनेट आयन होता है, ये थायोसाइनेट आयन इसके साथ रिएक्ट करता है ये, और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना देता है, इस तरह का। इसका जो कलर आता है ना वो आता है ब्लड रेड कलर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रेड कलर। ये लास्ट ईयर 11th में भी आया था, याद है क्या?
ये भी 11th में आया था और ये भी 11th में आया था। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, याद है आप लोगों को? जेल्डाल ड्यूमा मेथड और जो पढ़ाए थे ना, तब उस टाइम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। हो गया भैया? तो देखो बेटा, चॉकलेट ब्राउन कलर कॉपर के साथ और Fe+C के साथ पर्शियन ब्लू, ठीक है। अब एक Zn+2 बच रहा है, उसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, सुन लो। ये Zn+2 और हमने इसको ट्रीट किया FeCl6 -4, तो ये +2 -4 क्या बचेगा, ये बन गया। ये जो है ना, ये कलरलेस आता है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया मैंने आपको किसका बता दिया, Ag का बता दिया, कॉपर का बता दिया, Fe+C का बता दिया, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब लेते हैं यूज ऑफ K3FeCl। ये है पोटेशियम पेरिसाइनाइड। भैया ये हो सकता है आपको बोर कर रहे हो, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, इसको समझ लेना। इसलिए अब देखो क्वेश्चन, पोटेशियम पेरिसाइनाइड का यूज Fe+2 में काम आएगा, Zn+2 में काम आएगा और कोबाल्ट+2 में काम आएगा, ठीक है ना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको बहुत ढंग से सीख लेना। देखो ये Fe+2 और ये मैं इसको लिख दूं, सब इनको जोड़े तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम याद है क्या? वेरी गुड, ये था टर्न बुल ब्लू, ठीक है। वैसे ना देखो बेटा, ये +2 वाला है और ये +C वाला है, तो नाम क्या हो जाएगा, फेरो फेरिसाइनाइड। बेटा फेरो का मतलब +2, फेरी का मतलब +3, ठीक है। तो फेरो फेरिसाइनाइड समझ में आता है। अच्छा कई बार है ना इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा मिल सकता है, देखो FeCl6 है ना, ये -3 है ना, तो -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो Fe2 और K ऐसा भी मिल सकता है। तो इसमें तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इच्छा है, याद हो तो कर लेना, जरूर है नहीं वैसे, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस FeCl6 -3 को Zn+2 के साथ ट्रीट करें, क्या मिल जाएगा, Zn3 FeCl6, ठीक है ना। तो इसका जो कलर आता है वो आता है ऑरेंज येलो कलर, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही आप कोबाल्ट+2 का ले सकते थे, बस डी की जगह कोबाल्ट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका कलर आ जाएगा रेड ब्राउन कलर आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब जो अगला बता रहा हूं ना वो ढंग से सुन लेना, बड़ा काम का है, ये कंफर्म आता है। देखो बेटा निकल क्लोराइड,
ये DMG, ये रिएक्शन होती है pH 9 to 11 NH4OH की प्रेजेंस में। बेटा ये ऐसा क्यों किया, याद है क्या आपको? देखो बेटा सुनो, DMG एक इस तरह का लिगेंड था, है ना? तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से एक H को हटाना है, तो इस H को हटाने के लिए हमने वीक बेस काम में लिया। ये वीक बेस यहाँ से क्या करता है, H को हटाता है और ये इस तरह से बना देता है। याद करो, वीक बेस होने के कारण ये दोनों को तो नहीं हटा पाता, एक को हटा पाता है। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया था हमने NiDMG2, याद है क्या? ये जो कॉम्प्लेक्स बना था एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू, बताओ, वेरी गुड बिनानी, इलेक्शन हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ये पढ़ा चुका हूं। कलर बताओ, कलर बताओ। हाँ जी, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल आएगा +2 D8। अब मैंने क्या बोला था, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो बोलो क्या आएगा, D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या आता है, DsP2। अरे sp3d2 कहां से आ गया भाई कुणाल हर्ष, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है ना। अरे DMG के 2 मॉलिक्यूल जोड़े तो एक DMG 2 लोन पेयर देता है, तो 2 से 4 ही तो मिले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा ना। स्क्वायर प्लेनर बनाया हुआ है, देखो आप पहले, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीट में भी पूछा जा चुका है, जेई में पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है। और ध्यान रखना, आपके प्रैक्टिकल में वाइवा के अंदर भी पूछते हैं ये, आपके 12th के जब प्रैक्टिकल होते हैं तो ये जो एक्सटर्नल आएगा ये पूछता है इसको, ठीक है ना। उसको लर्न कर लेना आप लोग, छोड़ना मत, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अपन लेते हैं टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। देखो ये Na2S और हमने लिया Na2FeCN5N। ये भी लास्ट ईयर 11th में आया था, 11th में आया था। एक आपने टॉपिक पढ़ा था लेसाने एक्सट्रैक्ट, पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेसाने एक्सट्रैक्ट में ये बताया जाता है, ये रिएक्शन है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये जो कंपाउंड है ना इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन समझ लीजिए थोड़ा, देखो कैसे बेटा। इसको तो मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। एक बात बताओ, NO के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाए क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर भाई भाई है ना, एक ही ग्रुप का ना। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ दूं क्या बन गया, NOS बन गया ना। तो ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं तो क्या बोल सकते हैं, हाइयो नाइट्राइटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइयो नाइट्राइटो, पक्का। अब देखो रिएक्शन सुनो, ये सल्फाइड इसके पास गया तो -2 पहले से था, -2 और आ गया, तो ओवरऑल कितना हो गया बताओ,
-4 हो गया ना। -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या सोडियम है, देखो 2 ये पड़े और 2 ये पड़े, टोटल 4 है, 4 लग गए इसके साथ, लग गए, लग गए क्या? हो सकता है कई बार वो इसको ऐसा दे दे Na3FeCl5 है ना, NaNOS। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी दिखा देता है, एक सोडियम को यहाँ दिखा देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो चार्ज बैलेंस कर रहा है, सोडियम लिगेंड नहीं है, ये ध्यान रखना है, सोडियम लिगेंड नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया? बोलो। हो गया जी। अब देखो बेटा सुनो, अब सुनिए, अब एक बात मैं बताता हूं आपको, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, ट्रांस इफेक्ट, ध्यान से सुनना। ट्रांस का मतलब समझते हैं, एंटी पोजीशन 180 पे, ध्यान दो। देखो सपोज ये प्लेटिनम है, ये याद करो ये डी सोल्ट था, तो डी सोल्ट में ये अगर इस तरह के पर स्ट्रक्चर बनाए कैसा था। अब देखो बेटा, याद करो ये क्या था, इससे पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा था और इसको वापस पाई इलेक्ट्रॉन दे भी रहा था, तो यहाँ क्या हो रही थी, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही थी ना, हो रही थी क्या, हो रही थी। ये मैंने पढ़ाया है, अरे पढ़ाया है ना। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा मैं एक काम करता हूँ, इस बॉन्ड लेंथ को बोल देता हूँ x, इसको बोल देता हूँ y, इसको बोल देता हूँ z। देखो यहाँ y और z तो इक्वल आती है और x इससे बड़ी आती है, ये कैसे हो गया, ये समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो हुआ क्या कि प्लेटिनम का इस एथीन के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तो प्लेटिनम का ज्यादा ध्यान इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट इस तरफ बहुत ज्यादा है, तो इस तरफ तो बॉन्ड बहुत अच्छे से बना लेता है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया, कम हो गया, तो कम होते ही इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं रहे, ये बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो देखो अगर स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में कोई भी लिगेंड अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखा रहा है, तो उसके 10 ट्रांस पोजीशन पर जो लिगेंड है उसके साथ बॉन्ड वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक बनेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ जाएगी। ये बात सुनाई, आप ऐसे सोचो ना, देखो आप यहां हो और 2 बंदे इधर है, ठीक है, अब आपका इसके साथ अफेक्शन बहुत ज्यादा है ना, तो आपका ध्यान इस तरफ ज्यादा है, तो इस तरफ ध्यान अपना भी क्या हो गया, कम हो गया ना। इसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इधर बॉन्डिंग कम होगी कि नहीं होगी, अपोजिट जो होगा। अरे समझ में आया क्या, बात समझ आएगी, लेकिन होगा ट्रांसपोजिशन में। अब एक बात बताओ, क्या अमोनिया ट्रांस इफेक्ट दिखा सकता है, अमोनिया ट्रांस इफेक्ट दिखा सकता है क्या, नहीं दिखाएगा ना, क्यों, अमोनिया सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं दिखाता बच्चों, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, एक दो पॉइंट और है मैं बता देता हूं। देखो बेटा होता क्या है कि जो फोटोग्राफी की फिल्म होती है ना, फोटोग्राफी की जो रील आती थी पुराने टाइम में, उसमें क्या होता था, इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एजीबिया की लेयर बनी होती है,
ठीक है ना। तो जब हम क्या करते थे, उसको कैमरे में अपलोड करके जब उसका डायफ्राम खोलते थे, क्लिक करते थे फोटो, तो उस AGVR का कुछ पार्ट तो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जो पार्ट फोटोन के कारण एक्टिवेट हुआ वो दूसरे से कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इसके बाद जो पड़ा है वो अभी भी AGVR है, अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन इसको हटाना जरूरी है। हटाने के लिए हमने क्या किया, हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं इसके साथ, हाइपो के साथ। इसके साथ क्या करता है, मिलकर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। देखो कैसे बना देता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है Na3AgS2O3, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। Ag+1 है ना, Ag+1 के साथ क्या होगा, दो थायोसल्फेट जोड़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, जोड़ोगे क्या, जोड़ोगे क्या, दो जोड़ोगे, ओवरऑल चार्ज देखो -2 -2 -4 और +1, यानी ओवरऑल चार्ज है -3, और -3 न्यूट्रलाइज होगा +3 से, 3 सोडियम से न्यूट्रलाइज होगा। तो ये क्वेश्चन रहता है कि फोटोग्राफी में हाइपो का क्या रोल है। तो हाइपो जो आपका इनएक्टिवेटेड AGVR है ना, उसको हटाने का काम करता है। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो अब सुनो, ये जो लास्ट पेज है बेटा, लास्ट पेज में कुछ यूजेस लिखे हुए किस किस में क्या काम आता है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ लेना। और मेटलर्जी में आपको पहले पूरी पढ़ा चुका हूं, सारा डिस्कस किया हुआ है, प्रोसेस, वॉन अर्कल प्रोसेस सारे बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, तो एक बात सुन लो, कल पेपर है आपका